क्या आप भी एक कार लेना चाहते हैं लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं डाउट है कि मैं कार लूं या नहीं लूं? क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग आजकल इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, फेसबुक में ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल गुरु बन के घूम रहे हैं जो बोलते हैं जी कार नहीं लेनी चाहिए, कार लेंगे तो आप गरीब हो जाएंगे, कार लोगे तो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। आज सारी बातों को हम जानने वाले हैं कि किसको कार लेनी चाहिए, किसको कार नहीं लेनी चाहिए, सच्चाई जानेंगे। एक्चुअल में प्रैक्टिकल एडवाइस के साथ मैं आपसे बात करूंगा। आज अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपको दूंगा क्योंकि मैं भी 4 गाड़ियां ओन कर चुका हूं, 5वीं गाड़ी की तैयारी कर रहा हूं। QV300, टाटा नैनो, ऑल्टो, थार, अभी करंट टाइम में दूसरी गाड़ी प्लान कर रहा हूं। तो 4 गाड़ियों का एक्सपीरियंस मेरे पास भी है, तो मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बता सकता हूं कि एक्चुअल में आपको कार लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए, कितने की लेनी चाहिए, नई लें, पुरानी लें, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोनों तरफ से हम देखेंगे क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं सीधी बात, नो बकवास। कार लेना एक मिडिल क्लास का, एक किसी भी क्लास के आदमी का एक बहुत बड़ा सपना होता है। पुराने समय में लोग कहते थे घर बार जोड़ो, यानी कि जमीन जोड़ो, घर बनाओ। आज के समय में लोग सबसे पहले जब चीजें अपने लाइफ में अच्छी करनी स्टार्ट करते हैं तो वो सबसे पहले कार लेके आते हैं, क्योंकि कार आज के समय में एक सोशल स्टेटस बन चुका है और लोग इसको मेंटेन करना चाहते हैं। हर कोई दिखाना चाहता है कि देखो मेरे पास भी 4 व्हीलर है। बहुत तेजी के साथ आज के समय में लोग बहुत तेजी के साथ कार खरीद रहे हैं। और एक टाइम पहले साइकिल का जमाना आया, फिर उसके बाद बाइक का जमाना आया, अब कार का जमाना है। कुछ समय बाद कुछ और जमाना भी आएगा, हो सकता है उड़ने वाली कार भी आए जिसका जमाना आने लग जाए। तो आज के समय में हम आज के हिसाब से बात करेंगे किसको कार लेनी चाहिए, किसको कार बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं राजेंद्र सिंह रावत स्वागत करता हूं आपका इस शानदार वीडियो के अंदर, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं आपके कार लेने के फैसले के बारे में कि आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा और साथ में आपको प्रैक्टिकल एडवाइस दूंगा। सीधी बात, नो बकवास। बात करते हैं, सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं जब कि किसको गाड़ी लेनी चाहिए। ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोग कहेंगे सर हम गाड़ी लेना चाहते हैं, हमने बहुत सारे लोगों को वीडियो देख ली, वो कहते हैं जी कार लेना तो बिल्कुल बेकार है, सर्विस करवाओगे, उसके बाद गाड़ी के पैसे दोगे, फिर EMI भी भरोगे, उसके बाद फिर गाड़ी में कहीं डेंट आ जाएगा, कभी गाड़ी में कोई चीज़ें आ जाएंगी, आपका बहुत पैसा लग जाएगा। लेकिन एक्चुअल में कार लेनी किसको चाहिए, ये कोई बात करता है? वो अपने पर्सपेक्टिव से बात कर रहा होता है, बढ़िया अपने AC वाले रूम पर बैठ के, बढ़िया अपने टॉप सिटी के अंदर बैठा हुआ है जहां पर उसको इजीली सारी चीजें मिल जाती हैं, वहां पर बैठ के वो बात करता है कि आप कार मत लो, आप कार लेना बेकार है आपके लिए। लेकिन उस आदमी का क्या जिसकी जरूरत भी है, क्योंकि कार केवल शो ऑफ के लिए नहीं ली जाती, केवल अपने आप को संतुष्ट करने के लिए नहीं ली जाती। कार एक ऐसी चीज है जिसको नीड के हिसाब से भी लिया जाता है। तो किसको लेनी चाहिए? सबसे पहले, क्या आप किसी छोटे गांव में रहते हो? क्या आप कोई एक छोटे शहर में रहते हो? क्या आपके घर में किसी को हेल्थ इशू है? अगर ये सारी चीजें हैं, क्योंकि आपके वहाँ ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, आपके वहाँ रोड की सुविधा नहीं है, आपके वहाँ कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो आपको कार ले लेनी चाहिए। आप बोलोगे मतलब समझा नहीं मैं। अगर आप एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हो और आप कार लेना चाहते हो, अगर आप एक छोटे से शहर से बिलोंग करते हो, अगर आप एक कार लेना चाहते हो, अगर आपके घर में किसी की हेल्थ खराब होती है, आपको लगता है कि मुझे कार ले लेनी चाहिए, या फिर आप अफोर्ड कर सकते हो, तो क्या आप कार ले सकते हो? जी बिल्कुल कार ले सकते हो। अब मैं कैसे बोल रहा हूं? क्योंकि बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर आपको इजीली ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। आपने फोन खोला, एप्लीकेशन खोली, ओला उबर आपके घर पे आ गई, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, कभी भी आप बुलाओगे आ जाएगी। लेकिन उस शहर का, उस गांव का क्या, जहां पर इस तरह की सुविधा है ही नहीं, जहां पर एम्बुलेंस वाले भी पहुंचने में बहुत समय लगाते हैं, जहां पर गाड़ियां मिलती ही नहीं है, गाड़ियां होती ही नहीं है। अब आप गाड़ी को अफोर्ड कर सकते हो, अब आप गाड़ी लेने जाते हो, लेकिन आप ऐसी वीडियो देखते हो कि नाना जी गाड़ी मत लेना, कभी जी गाड़ी मत लेना। मैं आपको बताऊं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं। 2017 की बात है। उस समय मैं फैक्ट्री में काम किया करता था, तो मेरी नाइट शिफ्ट थी तो 10 से सुबह 6 बजे की थी। तो मैं 9 बजे अपने घर से निकल गया, रास्ता काफी लंबा था और जंगल का रास्ता था, मैं आराम से निकल गया। करेक्ट 9:30 बजे मेरे पास फोन आता है कि आपकी माताजी आग से झुलस गई हैं, अब आप वापस आ जाओ। क्योंकि ठंडे का टाइम था, जनवरी का टाइम था, मेरी माताजी आग से झुलस गई, क्योंकि वो जो हमारा अगेठी होती है उसमें वो आराम से आग ताप रही थी, तो वो आग से झुलस गई। मैं भी निकला ड्यूटी के लिए और मेरी माताजी आग ताप रही थी। अचानक उनकी साड़ी में आग लग गई, तो वो आग से बहुत ज़्यादा झुलस गई। हमने सीधे एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया, क्योंकि हमारे गांव में किसी के पास भी बाइक या कार ऐसी सुविधा नहीं थी उस समय। 2000 मैं आपको बता रहा हूँ, 2017 के बाद बता रहा हूँ, तो उस वक्त इतनी गाड़ियाँ नहीं थी हमारे गांव में। इक्के दुक्के घर में किसी की मोटरसाइकिल थी, वो भी थी तो किसी की खराब थी, किसी के घर में थी ही नहीं। तो 9:30 बजे के आसपास माताजी आग से झुलस गई। हमने 10 बजे के आसपास हमने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, क्योंकि काफ़ी गंभीर जो सिचुएशन हो चुकी थी। हमने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, हल्द्वानी से एम्बुलेंस आने लगी। तो जहाँ से हमारे गाँव का रास्ता था
वो मेन रोड से कट के खड़ंजे वाला रास्ता था और हमारे वहां कम से कम 8 किलोमीटर दूर उसको आना था। उसने साफ मना कर दिया, गेट में पहुंचते ही रोड से नीचे उतरती उसने कहा मैं अंदर नहीं आ सकता, अगर आपको पेशेंट को लेके आना है तो यहाँ पर लेके आ जाओ। वो नहीं आया। उसके बाद हमारे कुछ मित्र गए उसको लेने के लिए, बड़ी मुश्किल से उसके हाथ पांव जोड़ के लेके आए, भाई बहुत गंदी सिचुएशन हो चुकी है तो हमारे साथ चल। वो अंदर जाना ही नहीं चाहता था। बाद में हमने इसके बारे में कंप्लेंट भी करी तो वो चीजें फिर सॉल्व हो चुकी थी। तो उसके बाद बड़ी मुश्किल से वो हमारे घर पे आया। घर पे आने के बाद हमने माता जी को एम्बुलेंस में बिठाया, उसके बाद जाकर उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। अब आप बोलेंगे इससे इसका क्या मतलब है? आपको बताऊं, जब घर में कोई ऐसी घटना घट जाती है जहां पर आपके आसपास कोई सुविधा ही नहीं है, आप किसी को चिल्ला चिल्ला के बोल भी नहीं सकते कि भाई साहब मेरे को यही समस्या आ चुकी है, क्योंकि आपके पास गाड़ी नहीं है और आसपास किसी के पास गाड़ी नहीं है। आप किसी को फोन करके रात को बुलाओगे भी तब भी नहीं आएगा वो। तो उस वक्त गाड़ी की अहमियत क्या होती है, उस वक्त मुझे उस दिन समझ में आई। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, आप गाड़ी लेने जा रहे हो, अगर आप किसी ऐसे शहर में रहते हो जहां पर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जहां पर ओला उबर नहीं है, जहां पर अच्छी रोड नहीं है, जहां पर कनेक्टिविटी नहीं है, और आपको समझ में आता है कि मेरे घर में कोई बीमार भी है, किसी को हेल्थ इशू भी है, तो आपको गाड़ी जरूर बाय करनी चाहिए। ये गाड़ी आपके लिए बहुत ही ज्यादा एक अच्छा सौदा साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब घर के अंदर या किसी भी तरह से कोई भी चीज आपको चाहिए होती है ना, अचानक चाहिए होती है, मान लीजिए किसी की तबीयत खराब हो गई। आपको एग्जाम्पल और देता हूं, हमारे गाँव में कुछ समय पहले किसी ने पॉइजन को इनटेक कर लिया, मतलब पॉइजन खा लिया, गलती से खा लिया। उसके बाद क्या हुआ, उस गांव के अंदर एक गाड़ी मेरी थी, एक गाड़ी हमारे मित्र की थी। मैं उस दिन घर पे नहीं था। मेरा जो मित्र था, हमारे गांव के जो मित्र थे, वो फटाफट अपनी कार लेके आए और कार से फटाफट उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया, तब जाके उनकी जान बच सकी। उस दिन अगर गाड़ी नहीं होती, उस दिन किसी के पास बाइक भी नहीं थी, वहां सब लोग अपने काम पर निकले हुए थे, किसी के पास बाइक थी तो उन्हें चलाने आती नहीं थी। अब जिन्होंने पॉइजन इंटेक कर लिया था उनकी हालत बिगड़ रही थी। उस दिन अगर कार नहीं होती तो हो सकता है इनकी जान बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता, क्योंकि समय पर हॉस्पिटल हम पहुंच नहीं पाते। कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं छोटे गांव के अंदर, छोटे शहर के अंदर, जहां पर हेल्थ इशू हो जाते हैं। वहां पर अगर गाड़ी नहीं होती है ना, उस दिन समझ में आता है। अकाउंट में आपका जो बोलते हो ना, आपके SIP कर लो, स्टॉक में लगा दो, ये कर लो, वो कर लो, अच्छी बात है, वो करना चाहिए, लेकिन उस दिन गाड़ी की वैल्यू समझ में आती है, उस दिन सारे पैसे वसूल हो जाते हैं। तो इनको गाड़ी लेनी चाहिए। किनको गाड़ी लेनी चाहिए? पहले जो पहला इंसान है, कैसे लोगों को गाड़ी लेनी चाहिए? फर्स्ट टाइप के इंसान को। अगर आपका गांव है, आपका छोटा शहर है, आपके घर में हेल्थ इश्यूज हैं, तो अगर आप गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हो तो आपको गाड़ी जरूर लेनी चाहिए। अगर फाइनेंशियली आप अलाउ करते हो खुद को तो आप ले सकते हो। क्योंकि मैं जहां रहता हूं अभी भी करंट टाइम में, वहां पर ओला उबर की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जबकि सिटी का बहुत बड़ा नाम है, तब भी यहां ओला उबर की सुविधा नहीं है। एक एग्जाम्पल आपको और देता हूं। मुझे गाड़ी की कीमत किस दिन समझ में आई? मैं इवेंट से आ रहा था दिल्ली से। मेरी ट्रेन रात को 10 बजे हमारे शहर के स्टेशन में रुकती है। हम उतरते हैं और रात के 10 बजे टेम्पो वाले बहुत सारे लोग वहां पर आए होते हैं और हम उनसे बात करते हैं कि हमें अपने उस जगह पर जाना है जो वहां से कम 12 किलोमीटर दूर थी। तो नॉर्मली जो वहां का किराया था, अगर हम दिन में कहीं निकलते तो दिन का जो किराया होता है वो लगभग 150 से 200 रुपये होता है। लेकिन जब हमने बात की और हमने कहा जी हमें वहां जाना है, पहले बात तो माना ही नहीं। हमने कहा जी पैसे बढ़ा के ले लेना। उसने कहा जी 500 रुपये लूंगा, क्योंकि रास्ते में खतरा भी है, लूटपाट का खतरा भी है, और अपने एक दोस्त को बुलाऊंगा, वो मेरे साथ चलेगा, तब आपको छोड़ने जाऊंगा। तो हम और डर गए। हमने कहा भाई ये किसी और को लेके भी आ रहा है, पता नहीं कहां ले जाए हमको, क्योंकि ऐसी लूटपाट की घटनाएं बहुत होती हैं। तो सुनसान रास्ता था और वहां से जब हम यहाँ पहुंचे अपने घर, 500 रुपये हमने उसे दिए। उस दिन समझ में आया कि अगर खुद की गाड़ी होती हम पार्क कर देते, उसके बाद हम अपनी गाड़ी में वापस आ जाते। क्योंकि कई बार एक जगह पर गाड़ी ऐसा काम करती है जहां पर आपके सारे पैसे वसूल हो जाते हैं। एग्जांपल देता हूं, जब मैंने नई थार खरीदी, जुलाई का टाइम था, 2023 में मैंने गाड़ी खरीदी थी। तो मैं देहरादून से आ रहा था, हमारे यहाँ बाजपुर है। बाजपुर से आते समय एक जगह पर बारिश हो रही थी खतरनाक, मतलब बारिश का मौसम था, अगस्त का महीना था, मतलब जुलाई खत्म हो गया, अगस्त का महीना लग चुका था। मैं जुलाई में गया हुआ था, अगस्त में मैं वापस आ रहा था वहां से, 5-6 दिन का टूर था मेरा। तो जब मैं वापस आ रहा था, बाजपुर में एक जगह पर इस तरह की सड़क है, इस तरह की मतलब रोड ऐसी है। तो चारों तरफ से जो खेत थे वहां का सारा पानी उस रोड से निकल रहा था, और कई वहां पर ऐसी गाड़ियां थी जो पानी के अंदर जाके बंद हो चुकी थी। वो गाड़ियां तैर रही थी, वहां पर झूल रही थी नाव की तरह। तो पहली बात तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं करूं क्या, क्योंकि अगर मुझे वापस जाना पड़ेगा तो मैं वापस जाऊंगा तो भाई साहब देहरादून बहुत दूर है। अगर मैं यहीं कहीं आसपास रुकूंगा तो मुझे 5 से 10 हज़ार रुपये, हो सकता है बारिश कब तक हो, मैं वहां से निकल नहीं पाऊंगा। तो कम से कम हो सकता है मुझे 3 से 4 दिन रुकना पड़ जाए। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि बड़ी गाड़ी का फायदा क्या होता है। मैंने 4x4 लगाया और मैं आराम से पानी को पार करते हुए आ गया। गाड़ी बंद नहीं हुई, मैं आराम से निकल के आ गया। बाकी सारे लोग उस तरफ खड़े हुए थे जिनकी छोटी गाड़ियां थी, मैं आराम से निकल के बाहर आ गया। उस दिन मुझे समझ में आया कि गाड़ी लेने का फायदा तो आज यहाँ पर हो गया 15-20 हज़ार रुपये का। तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, आप सोचो थोड़ा सा, अगर आपके घर में किसी को हेल्थ इशू है,
किसी को हार्ट की तकलीफ है, किसी को किसी और चीज की तकलीफ है, अगर कल के दिन आपको अचानक कहीं जाना पड़ जाए, किसके पास जाओगे? आप गाड़ी लेने जा रहे हो, आपने किसी की बात सुन लीजिए, उन्हें गाड़ी मत लेना। गाड़ी लोगे, ये खर्चा, वो खर्चा, वो खर्चा। किसी की जान से बड़ा खर्चा नहीं होता गाड़ी का खर्चा, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो। पहले टाइप के इंसान, अगर आपको गाड़ी लेनी है तो आप अगर इन तीनों में से कहीं पे फिट होते हो तो आपको गाड़ी जरूर ले लेनी चाहिए, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो। उसके बाद दूसरे किस तरह के लोग गाड़ी ले सकते हैं? जिनका काम का कोई समय नहीं होता। आप बोलोगे सर जिनका काम का समय नहीं होता, किसी का ऐसा काम होता है जिसको रात को भी निकलना पड़ सकता है, सुबह के 4 बजे भी निकलना पड़ सकता है, दिन में किसी समय भी निकलना पड़ सकता है, उसको किसी भी समय काम के लिए जाना पड़ सकता है। हो सकता है वो अपने ऑफिस जाने के लिए निकले, वो उसका बिजनेस हो, वो मीटिंग करने जा रहा हो, वो अपने किसी काम से ट्रैवल कर रहा हो दूसरी सिटी में, अगर रात को 12 बजे से निकलना पड़ जाए तो वो कब किसको फोन करेगा, कब कौन आएगा, कब उसको कौन लेके जाएगा। उस दिन पर्सनल गाड़ी की अहमियत समझ में आती है। जिस दिन आपको ऐसे किसी काम से निकलना पड़ता है जो बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है, उस समय अगर आपको गाड़ी की अहमियत जाननी हो ना तो तब पता लगती है। उस समय पैसा काम नहीं आता, उस समय गाड़ी काम पे आती है। बैंक में रखा हुआ पैसा आपको अपने पीठ पे बैठा कर लेके नहीं जाएगा, क्योंकि हो सकता है उस वक्त आपको कोई गाड़ी मिले ही ना। कई बार ऐसा होता है जरूरत के समय पर कोई चीज मिलती ही नहीं है। अगर आप किसी तरह की जॉब करते हो जिसमें कोई टाइम नहीं है जाने का आने का, तो आपको गाड़ी ले लेनी चाहिए। अगर आप बिजनेस करते हो तो आपके पास एक गाड़ी होनी चाहिए, क्योंकि आपको किसी भी समय कहीं भी निकलना पड़ सकता है। आपको मीटिंग के लिए जाना पड़ सकता है, आपको अपने बिजनेस के लिए किसी और सिटी में जाना पड़ सकता है, किसी दूसरी जगह में जाना पड़ सकता है। उस वक्त आपको गाड़ी की नीड महसूस होगी और आपको लेनी चाहिए। अगर आप अपने बजट से अलाउ कर सकते हो खुद को, तो आपको गाड़ी जरूर लेनी चाहिए। इन लोगों के चक्कर में पड़ोगे ना तुम, क्योंकि ये क्या करते हैं जी, ये अपने हिसाब से बात कर रहे हैं। हम तो जी कहाँ रहते हैं, दिल्ली मुंबई रहते हैं, हम तो जी ओला उबर चलाते हैं जी, हम तो गाड़ी लेते नहीं है जी, क्योंकि तुम्हारा उतना यूज ही नहीं है। तो तुम्हारे पास तो वहां पर आराम से सुविधा उपलब्ध है, लेकिन उनका क्या, जिनको कभी भी काम पर निकलना पड़ सकता है। अगर आप गाड़ी ले रहे हो ना, इस वीडियो को पूरा देख लेना, और जो जो गाड़ी लेना चाहते हैं उनको लेनी भी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, ये आगे हम बात करेंगे। लेकिन अभी लेनी चाहिए वाले हम पॉइंट पे हैं, तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो अगर आप इनमें से कहीं पर फिट बैठते हो तो आपको एक गाड़ी जरूर ले लेनी चाहिए। छोटी बड़ी कौन सी लेनी चाहिए गाड़ी, वो आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद तीसरे तरह के इंसान को भी गाड़ी ले लेनी चाहिए, जिसका बिजनेस उसके लाइफस्टाइल से चलता हो। आप बोलोगे मतलब? कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं ना जो लाइफस्टाइल बेसिस पर चलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो बिजनेस कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर जितने भी ट्रेनर हैं, कोचेस हैं, आप देखेंगे सबके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। मैं एक ट्रेनर की बात सुन रहा था जो यूट्यूब में अच्छी खासी वीडियोस बनाते हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, तो मैंने बहुत समय पहले उनकी बात सुनी थी। तो उन्होंने कहा, एक बार मैं मीटिंग में गया और वहां पर मैं अपना सेशन ले रहा था कि अमीर कैसे बने, कि जिंदगी में कामयाब कैसे बने, और मेरे पास पुराने जमाने की i20 हुआ करती थी। अभी हाल की बात है, मैंने हाल में उनकी बात सुनी थी। वो कह रहे थे मैं i20 से मैं अपने बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम को लेने के लिए गया और वहां पर मैं कोचिंग दे रहा था लोगों को। तो उनमें से बीच सेशन में से ही एक बंदा उठा और जाने लगा। तो वो कहते हैं, मैंने उससे पूछा, हे मिस्टर आप कहाँ जा रहे हैं, सेशन चल रहा है, आप मत जाइए। तो वो जो पर्सन था जो उठ के जा रहा था, उसने एक बात कही बड़े पोलाइटनेस के साथ कि भाई साहब मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास होंडा सिटी है, आपके पास i20 है पुराने टाइम वाली, उसकी हालत भी कोई अच्छी नहीं है। मेरे पास एप्पल का फोन है, आप नॉर्मल सा फोन लेके चल रहे हो। मैं आपकी बात क्यों सुनूं? क्योंकि मैं आपसे अच्छी जिंदगी तो अपने आप जी रहा हूं। मैं अच्छी गाड़ी में घूम रहा हूं, मेरे पास अच्छा घर है, मेरे पास अच्छा फोन है, मेरे पास अच्छा बिजनेस है। मैं आपकी बात क्यों सुनूं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका और मेरा स्टेटस मैच नहीं करता, आप मुझसे ऊपर हो ही नहीं। तो वो ट्रेनर बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। अगले दिन जाके मैं गाड़ी फाइनेंस करा के लेके आया, और उसके बाद जाके मुझे एक चीज समझ में आई कि मेटलिस्टिक चीजों से फर्क पड़ता है। आप देख लेना, जितने भी बड़े बड़े ट्रेनर होंगे, कोचेस होंगे, जो अच्छा खासा बिजनेस करते होंगे, उन सभी के पास लग्जरी गाड़ियां होती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बिजनेस की डिमांड है, लाइफस्टाइल। अगर आज आप मेरी बात भी सुनोगे तो मेरी बात क्यों सुनोगे? तो आप यही चाहोगे कि अगर मैं किसी की बात सुनूं तो वो मुझसे एक लेवल ऊपर हो, तभी तो आप उसकी बात सुनोगे। अगर मैं खुद ही आपसे भी लो जिंदगी जी रहा हूं तो आप मेरी बात कभी नहीं सुनोगे। ये सच है, ये कड़वा सच है। तो कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहां पर आपको गाड़ी की आवश्यकता पड़ती है। मैं अपनी बात करूं तो मैं पहले मैग्नेट लेने जा रहा था, जब मैं थार लेने के लिए गया हुआ था। ऑलरेडी मैं 3 गाड़ी बदल चुका था, तो मैं थार लेने के लिए जब जा रहा था उससे पहले मैं मैग्नेट ले रहा था। मेरे साथ वालों ने, मेरे आसपास वालों ने, मेरे घर वालों ने बोला, अरे यार थोड़ी सी बड़ी गाड़ी ले ले, तेरा काम ऐसा है, ये है वो है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अपना बजट बढ़ाया और फिर मैं थार लेके आ गया। अभी मैंने हाल ही में थार को सेल किया है, क्योंकि उसमें मेरे घर वाले बैठ ही नहीं पा रहे थे। अब मैंने कहा जिसमें घर वाले ही नहीं बैठ पा रहे हैं, उसमें वॉमिटिंग की किसी को समस्या हो रही है, तो मैं लेके करूंगा क्या इसको? तो उसको मैंने कम से कम 20-22 हज़ार किलोमीटर चलाया, फिर मैंने उसको बेच दिया। अब मैं स्कोडा की कोई गाड़ी प्लान कर रहा हूं जिसको मैं ले सकता हूं आने वाले समय के हिसाब से, क्योंकि वो मेरे बिजनेस की डिमांड है। अगर मैं चाहूं तो मैं छोटी गाड़ी पर भी अपना काम चला सकता हूं, लेकिन मेरी बिजनेस की डिमांड है कि मुझे एक गाड़ी लेनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मेरा जो बिजनेस है वो एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर लोग मुझे ऑब्जर्व करते हैं, मेरी लाइफस्टाइल को देखते हैं, तब जाके मुझसे
इन्फ्लुएंस होते हैं, तभी तो उन्हें मैं कुछ सिखा पाऊंगा ना। अगर मैं ही उनसे नीचे हूँ, वो बोलेंगे भाई पहले तू खुद तो कर ले जिंदगी में कुछ, तभी तो हमें बताएगा। अगर आप ऐसे किसी बिजनेस के अंदर हो तो आपको गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग गाड़ियों को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ऑडी, मर्सिडीज, BMW से नीचे बात नहीं होती है, तो वो गाड़ी खरीदते हैं, आप देखेंगे। उसके बाद कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने कंपनी के अंदर एक टॉप लेवल पर अपने आप को ओन करते हैं, मतलब वो एक अच्छे खासे रेपुटेशन पे हैं, तो उन्हें गाड़ी ले लेनी चाहिए, क्योंकि आपसे ही लोग इन्फ्लुएंस होकर आपके साथ काम करने के लिए राजी होते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे बिजनेस के अंदर हो जहां पर आपके बिजनेस की डिमांड है, आपको ले लेनी चाहिए। कई ऐसे बिजनेसेस होते हैं जहां पर गाड़ियों की डिमांड नहीं होती, कोई हार्डवेयर का बिजनेस करता है, कोई अपनी मिठाई की शॉप चलाता है, किसी का कपड़े का काम है, तो वहां पर तो गाड़ी तो मैटर करती नहीं है, आप कोई भी गाड़ी लेके घूमो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं अगर आप देखेंगे जो इस तरह का काम करते हैं, उनके पास छोटी छोटी गाड़ियां हैं, सेंट्रो, ऑल्टो, उसके बाद है ना मारुति की कोई गाड़ियां उनके पास है, छोटी गाड़ियां उनके पास है, लेकिन आज भी अच्छा खासा अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। लेकिन उनको बड़ी गाड़ी की आवश्यकता नहीं है, क्यों? क्योंकि उनका बिजनेस उस टाइप का है ही नहीं जिसमें गाड़ी की नीड हो। अगर आप ऐसे किसी काम में हो, तीसरे नंबर के अगर आप इंसान हो जिसको अगर बिजनेस लाइफस्टाइल दिखा के बिजनेस में अगर उसको अच्छा खासा पैसा बनता हो या अच्छा खासा काम मिलता हो, तो डेफिनेटली उसे गाड़ी बाय करनी चाहिए। और ये रियलिटी है। देखो, हम भी ना हर किसी को जज कर रहे होते हैं, हर सेकंड कोई ना कोई किसी न किसी को जज कर रहा होता है। एग्जांपल देता हूं आपको मैं, आपके सामने दो तरह के इंसान आते हैं, एक आता है ऑल्टो में, एक आता है ऑडी में। तो ज्यादातर लोगों का इंटरेस्ट पता है किस में आएगा? ऑडी वाले में आएगा। ऑल्टो वाले के ऊपर हो सकता है उतना आप ध्यान ना दो, बल्कि हो सकता है ऑल्टो वाला ज्यादा पैसे वाला हो, लेकिन आप ऑडी वाले की तरफ ज्यादा ध्यान दोगे, उससे आप ज्यादा अट्रैक्ट होगे, क्योंकि ये दुनिया ऐसी ही है। तो अगर आप किसी ऐसे बिजनेस के अंदर हो जहां पर आप लाइफस्टाइल दिखा के अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हो, तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। तो मेरी तो नीड है, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो एक हाथी पालना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं किसी बिजनेस मीटिंग के अंदर जा रहा हूं, किसी से मिलने जा रहा हूं, कहीं पे इवेंट कर रहा हूं, तो वहां पर मुझे एक अच्छी खासी अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूं तो, क्योंकि लोग मुझसे सीखेंगे क्या? फिर बोलेंगे भाई पहले तो खुद तो कर ले। तो अगर आप किसी ऐसे काम के अंदर हो तो ये रियलिटी है, आपको गाड़ी बाय करनी चाहिए। उसके बाद गाड़ी किसको लेनी चाहिए? जिसको जरूरत हो और जो उसको मेंटेन कर सकता हो। अब यहां पर बात करते हैं फाइनेंस की, कि गाड़ी की जरूरत और गाड़ी को मेंटेन करने में कितना ज्यादा आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपकी ज़रूरत है, आपको ऑफिस जाना है, आपको अपने बिजनेस के लिए गाड़ी चाहिए, आपको आप ट्रैवल ज़्यादा करते हैं, आपका काम ही ऐसा है, आपको ज़रूरत है, जैसे मैंने आपको बताया, आप गांव में रहते हो, कस्बे में रहते हो, छोटे शहर में रहते हो, उसके बाद आपके घर में कोई बीमार है, आपके वहाँ कोई कनेक्टिविटी नहीं है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली आपको गाड़ी बाय करनी चाहिए, अगर आप इन पॉइंट्स पर आते हो तो। लेकिन उसके बाद आप ये भी समझ लो कि केवल गाड़ी लेना ही नहीं होता, गाड़ी लेने के साथ साथ उसको बहुत कुछ देना भी पड़ता है। क्या देना पड़ता है? आपको मंथली EMI पे करनी पड़ेगी। अगर आप EMI पे गाड़ी लोगे, चलो आपने कैश पे गाड़ी उठा ली, तो फिर आप उसको मेंटेन भी करोगे, कभी उसका टायर फटेगा, कभी गाड़ी कहीं पर लग जाएगी, कभी गाड़ी की सर्विस करवाओगे, कभी गाड़ी को धुलवाओगे, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। उसके बाद गाड़ी में तेल डालोगे, गाड़ी में तेल भी तो जाएगा ना भाई साहब। अगर आपने बड़ी गाड़ी ली है तो ज़्यादा तेल डालना पड़ेगा आपको, छोटी गाड़ी ली है तो फिर भी आपको उसमें पेट्रोल या डीजल डालना ही पड़ेगा। उसके बाद हो सकता है और भी अदर्स काम आ सकते हैं, कभी गाड़ी में कुछ समस्या आ गई, कभी परेशानी आ गई, कभी मोटा खर्चा आ गया गाड़ी में, वो इंश्योरेंस से तो कवर हो जाएगा। अगर आपने पुरानी गाड़ी ली है तो खर्चा और बढ़ जाएगा। तो आप समझो, केवल गाड़ी लेना अगर जरूरत है आपकी तो डेफिनेटली आप ले सकते हो, लेकिन उसको मेंटेन भी तो करना पड़ेगा ना आपको। अगर आपको एक कार चाहिए तो आप इस बात को ध्यान में रखना कि आपको इंश्योरेंस, उसकी सर्विस हो गया, उसके बाद उसकी फिर EMI हो गया, उसके बाद उसमें आप पेट्रोल या डीजल डालोगे, उसके बाद उसमें छोटे मोटे और खर्चे होंगे। तो मोटा मोटा साल के आप 2 लाख रुपए मान लो, एक एवरेज गाड़ी के अंदर 2 लाख का खर्चा तो आपको होना ही है। अगर आप इसे अफोर्ड कर सकते हो, अगर आपको जरूरत है, आप मेंटेन कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपको गाड़ी बाय करनी चाहिए, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन आगे भी समझना, ऐसा नहीं कि इसको वीडियो को देख के भाग गए जी, अरे उन्होंने कहा जी तो ले सकते हैं। आगे वाले पॉइंट्स को भी समझना कि क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है आपको। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब बात करते हैं, गाड़ी आपको EMI पर लेनी चाहिए या फिर कैश पर लेनी चाहिए? बहुत बड़ा सवाल। अभी तो आप बोलोगे सर अभी तो आपने बताया ही नहीं कि किसको गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। उस पॉइंट पर भी आऊंगा, बात करूंगा, टेंशन ना लो। अब हम पहले बात करते हैं, गाड़ी आपको कैश में खरीदनी चाहिए या फिर EMI पर खरीदनी चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो अब हम बात करते हैं EMI के डिसएडवांटेज। EMI पर अगर आप गाड़ी लेते हो, इसका मतलब आपके पास पैसा कम है, या फिर आपके पास पैसा है तब भी अगर आप EMI पर गाड़ी लेते हो तो सबसे पहला नुकसान क्या होगा कि आपको हर महीने का प्रेशर होगा। क्या होता है ना, नई नई गाड़ी बड़ी अच्छी लगती है, वाह नई गाड़ी ली है मैंने, 1 महीने 2 महीने बाद ना गाड़ी पुरानी हो जाती है। उसके बाद जब आप हर महीने उसमें किस्त भरते हो ना, उसकी 10,000 की, 12,000 की, 15,000 की, 20,000 की। मैंने देखा है कुछ लोगों की सैलरी है 50,000 और उनकी किस्त जा रही है 20,000। इतने प्रेशर में वो हैं, वो सोचते हैं गाड़ी ली क्यों मैंने, ये तो खड़ी रहती है। क्योंकि 20,000 तो केवल उसकी EMI जा रही है, अभी पेट्रोल का खर्चा भी है उसमें ना, कहीं जाना है आना है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो आपको हर महीने मंथली प्रेशर झेलना पड़ेगा अगर आप EMI पर गाड़ी लेते हो, क्योंकि आपका मेंटेनेंस का पैक फिर बढ़ जाएगा।
क्योंकि गाड़ी में आप ईएमआई भी भरोगे, फिर गाड़ी को आप मेंटेन भी करोगे, तो आपका खर्चा जो हो जाएगा भाई साहब बूस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ सकती है, उसका सॉल्यूशन भी दूंगा आपको, कैसे इसे आप सॉल्व कर सकते हो। अब बात करते हैं ईएमआई पर गाड़ी लेने के क्या क्या बेनिफिट हैं। अगर आप ईएमआई पर गाड़ी लेते हो तो बचे हुए जो पैसे हैं आपके, मान लीजिए अगर आप 10 लाख की गाड़ी खरीदने वाले हो, आपके पास 10 लाख रुपए कैश है, तो उसमें से आपने 2 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करी, 2-2.5 लाख रुपए की, बाकी के आपने 7-8 लाख रुपए जो बचे आपके पास, आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया। अब वही इन्वेस्ट किए हुए पैसे आपकी ईएमआई को पे करने के लिए पैसा कमा के दे रहे हैं। देखो पैसा एक इंसान है, पैसा एक इंसान है, उसको काम करवाना उससे सीखो। जब मैंने गाड़ी ली थी, तो जब मैं पहली बार नई गाड़ी खरीद रहा था, तो मुझसे कहा जो शोरूम वाले थे, उन्होंने कहा सर देखो हमको गारंटर चाहिए, तभी हम आपको गाड़ी दे पाएंगे, नहीं तो आपको 10 लाख रुपए थार लेते समय 10 लाख रुपए आपको डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी, तब जाके आपको हम दे पाएंगे। क्योंकि ट्रस्ट उनको नहीं हो रहा था कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको लग रहा था ठीक है पैसा आ रहा, सब कुछ सही है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा होता है ना इशू कि उन्होंने कहा सर देखो थोड़ा सा ना मतलब दिक्कत वाली बात है, तो आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, नहीं तो 2.5 लाख 3 लाख से डाउन पेमेंट ऊपर देता ही नहीं, तो मुझे 10 लाख रुपए मजबूरन देने पड़े डाउन पेमेंट के तौर पर। उसके बाद मैंने ईएमआई करवाई, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि मैं पैसा कमा रहा था, तो मैंने दे दिया। लेकिन अगर मैं आज गाड़ी लूंगा, अगर मैं दूसरी गाड़ी प्लान कर रहा हूं, मान लो अगर मैं 12 लाख रुपए की गाड़ी प्लान कर रहा हूं या फिर 15 लाख रुपए की गाड़ी प्लान कर रहा हूं, तो उसकी मिनिमम डाउन पेमेंट दूंगा, या फिर हो सकता है उसको मैं 100% ईएमआई पर ही ले लूं गाड़ी को, मैं अपना पैसा को लगाऊं, जब मैं उसी पैसे से पैसा कमा के ईएमआई भर सकता हूं। कल के दिन दिक्कत आ गई, गाड़ी बेच दूंगा, मेरा पैसा बच गया, पैसा लॉस भी नहीं होगा, गाड़ी भी चली जाएगी और मेरा पैसा ही बच जाएगा। तो अगर आप इन्वेस्ट करके पैसा कमा के ईएमआई भर सकते हो, तो आप डेफिनेटली आपको भाई साहब ईएमआई पर जाना चाहिए, एक बार में पैसे को खत्म नहीं करना चाहिए। लिक्विड कैश आपके पास पड़ा होना चाहिए, उस पैसे नामक इंसान को आप काम पर लगा दो, वो आपको कमा के देगा आपकी ईएमआई। आप बोलोगे होगा कैसे? देखो होगा कैसे बताऊंगा आपको आगे। उसके बाद आपके पैसे बचना स्टार्ट हो जाएंगे, उसको आप यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हो, जो मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद पीस ऑफ माइंड, आपको पता है जी मैंने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, अब मेरा काम पैसा कर रहा है, वहां से मेरे पास पैसे आ रहे हैं, उससे मैं ईएमआई भर रहा हूं, कोई टेंशन ही नहीं है जी, मेरा वो पैसा भी सेफ, मैं यहाँ पे ईएमआई पे भर रहा हूँ, गाड़ी को लेकर एंजॉय भी कर रहा हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, आप इजीली उसको आगे आप सर्वाइव कर सकते हो अगर आप इस मेथड पर चलते हो तो। लेकिन आपने कहा अरे नहीं सर ये ईएमआई पर ये बड़ा झंझट है सर, बड़ी दिक्कत है, पता नहीं कभी पैसा आएंगे कभी नहीं आएंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी सर, हम तो कैश पर ही लेना चाहते हैं। आपकी जिद है जी कैश पर ही लेंगे हम, तो जी बिल्कुल कैश पर ले सकते हो। कैश पर लेने के क्या क्या बेनिफिट हैं? सबसे पहले पीस ऑफ माइंड, गाड़ी को भाई साहब आपने ले लिया, पैसे आपने थमा दिए, लो भैया पैसे, अब गाड़ी आपके नाम पे हो गई जी, अब आप आराम से इस गाड़ी को एंजॉय कर रहे हो। आपको पता है जी मेरी गाड़ी किसी बैंक के हिसाब से नहीं चल रही है, मेरे हिसाब से चल रही है, जब मन में आएगा बेच दूंगा, जब मन में आएगा चला लूंगा, कोई टेंशन नहीं है जी, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा कैश दे दिया, अब मैं बिल्कुल पीस ऑफ माइंड से हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी, मस्त गाड़ी चला रहा हूँ अपने हिसाब से जी, कोई टेंशन नहीं है, पीस ऑफ माइंड, रिलैक्स जी, बिल्कुल मैं कर्जे फ्री वाला आदमी हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा आपको, जिंदगी सुकून से भर जाएगी आपकी, ऐसा आपको महसूस होगा जब आप कैश पर गाड़ी उठाओगे। उसके बाद आप गाड़ी को कभी भी सेल कर सकते हो, कभी भी बेच सकते हो, क्योंकि आपके पास सारे कागज और सारे फॉर्मेलिटीज आपके पास अवेलेबल हैं, आप उसको इजीली कभी भी सेल आउट कर सकते हो। अभी जैसे मेरी बात बताऊं आपको, मैंने अभी थार सेल की, जब मैंने थार सेल की भाई साहब, उस लोन को क्लोज करने में 3 दिन मुझे भागना पड़ा उनके ऑफिस में, एक बार एनओसी लेने के लिए, एक बार अप्लाई करने के लिए, एक बार पैसे जमा करने के लिए, इतनी तकलीफ हुई मुझे, 3 दिन मुझे भागना पड़ा, तब जाके मुझे एनओसी मिली, तब जाके मैंने सामने वाले को एनओसी दी, उसने तब अपनी गाड़ी नाम पे करवाई। तो ये थोड़ा बहुत स्ट्रगल रहता है अगर आप ईएमआई पर आते हो तो, लेकिन मुझे ये भी पता है कि अब जो मैं गाड़ी लूंगा उसको मैं 100% ईएमआई पर लेने वाला हूं, क्योंकि मैं उसी पैसे को इन्वेस्ट करके उसी पैसे से पैसा कमा के मैं ईएमआई भरने वाला हूं। यहां पर फाइनेंस काम आता है, जो फाइनेंस के जो लोग हैं आज जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, वो भी इसी मेथड पर आपसे बात करते हैं, लेकिन वो कहते हैं जी गाड़ी लो ही मत, गाड़ी की वैल्यू घट जाती है ये, लेकिन भाई साहब अपनी सुविधा नाम की भी तो कोई चीज होती है ना, तो उसके हिसाब से मैं जो आपको बता रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं जी पैसा कमा के उस पैसे से तब जाके ईएमआई भरो या तब जाके गाड़ी लो, आप मस्त जियोगे, कोई टेंशन नहीं होगी आपको। अब हम बात करते हैं आगे कि जी किसको गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, किसको गाड़ी जी लेनी ही नहीं चाहिए, वो आपको समझना पड़ेगा कि जी अभी आपने जो सुना कि जी आपको जरूरत है भी या नहीं है, आप कैश पे लोगे ईएमआई पे लोगे, ये आपका फैसला है, लेकिन जो मैंने आपको बताया किसको गाड़ी लेनी चाहिए, अब मैं बताने वाला हूं किसको गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए गाड़ी लेना। वो क्या है जी, वो लोग जिनके वहां फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। अब कोई दिल्ली में रह रहा है, अब वो गाड़ी क्यों खरीदेगा, वो एक ही चीज के लिए खरीद सकता है, हो सकता है उसे सोशल स्टेटस अपना मेंटेन करना हो कि जी देखो मैंने भी गाड़ी ले ली जी, मेरे पास भी गाड़ी है, भले ही वो खड़ी रहेगी घर के बाहर। अगर आपके आसपास सुविधाएं अवेलेबल हैं, एक आपने फोन कॉल किया, एक आपने ऐप में जाके आपने बुक की, गाड़ी आपके घर पे आ गई, घर से आपको लेके जा रही है, तो क्यों आप पैसा लगाओगे?
अगर आप किसी ऐसे शहर में रहते हो तो क्यों पैसा लगाओगे आप, मुझे बता दो। आपको कहीं घूमने जाना है जी, बुक करो चले जाओ। तो आपके पास फॉर्मेलिटीज पूरी हैं, फैसिलिटीज पूरी हैं कि आपको गाड़ी की जरूरत है ही नहीं। आप बड़े शहर में रहते हो जी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। उसके बाद उनको गाड़ी कभी नहीं लेनी चाहिए जिनका काम लिमिटेड हो और जो बड़े शहर में भी रहते हों। सुनना बड़े ध्यान से, जो बड़े शहर में भी रहते हों जिनका काम लिमिटेड टाइम का हो। मान लीजिए सुबह 9 बजे निकले, शाम को 7-8 बजे 9 बजे वापस आ गए, क्योंकि उनका फैसिलिटीज अवेलेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है जी। मेट्रो भी है, ओला उबर भी है ना, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और इतना कोई डर वाली बात भी नहीं है। तो उनको गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। ये मैं प्रैक्टिकली आपको एडवाइस दे रहा हूँ। आपको वहां पर पैसा नहीं वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आप कोई जरूरत है ही नहीं। जरूरत तो उनको है जो गांव में रहते हैं, जो दूर दराज इलाके में रहते हैं, जहां पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जहां पर इजीली आपको चीजें नहीं मिल सकती हैं। अब बात करते हैं जी किनको नहीं लेने चाहिए। जिनका बिजनेस ऐसा है ही नहीं जो लाइफ स्टाइल बेसिस पर चलता हो। अब मैं कहता हूं आपसे, किसी का हार्डवेयर का बिजनेस है, किसी का कपड़े का बिजनेस है, किसी की मिठाई की शॉप है, या फिर कोई भी अपना व्यापार करता है जिसमें उनको गाड़ी की आवश्यकता है ही नहीं, तो आप छोटी गाड़ी ले सकते हो या फिर गाड़ी अवॉइड कर सकते हो। छोटी गाड़ी ले लो जी, जिसकी सेफ्टी रेटिंग अच्छी हो। 7-8 लाख रुपए की गाड़ी ले लो, 20 लाख की गाड़ी लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको वहां पर अपने पैसे को बचाना चाहिए। अगर आप इन तीनों में फिट बैठते हो तो आपको गाड़ी लेनी ही नहीं चाहिए। आपको जरूरत है क्या भाई साहब? आपको किराए पर इतनी गाड़ियां मिल जाएंगी कि उस पैसे को आप इजीली अफोर्ड भी कर सकते हो। तो आपको गाड़ी की आवश्यकता क्यों है? फिर नहीं है आपको आवश्यकता, आपको गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। अब बात करते हैं आगे। अगर आप केवल शो ऑफ के लिए गाड़ी ले रहे हो, आपकी ज़रूरत है ही नहीं, नीड नहीं है, केवल आप शो ऑफ के लिए गाड़ी ले रहे हो, तो आपको गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। आप बुरा फंसने वाले हो फिर। क्योंकि क्या होता है ना, देखो, जब आप शो ऑफ करते हो ना, तो जेब से पैसा आपके निकल रहा है भाई साहब। मेरी जेब से पैसा निकलेगा, ना किसी और की जेब से पैसा निकलेगा। अगर मैं गाड़ी लूंगा शो ऑफ के लिए, तो ना आपकी जेब से पैसा निकल रहा है, ना किसी और की जेब से पैसा निकल रहा है। किसकी जेब से पैसा निकल रहा है? मेरी जेब से। अगर मुझे ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, मेरा काम ऐसा है जो लाइफ स्टाइल बेसिस पर चलता है, मुझे कहीं ना कहीं एक अच्छा अपना स्टेटस मेंटेन ही करना पड़ेगा, वहाँ पर मुझे गाड़ी चाहिए, ये सच्चाई है। तो वहाँ पर मेरी ज़रूरत है, तो मैं वहाँ पर 12 या फिर 15 लाख रुपए की गाड़ी में अफोर्ड कर सकता हूँ और मैं ले सकता हूँ, क्योंकि मेरी ज़रूरत है। लेकिन मैं 12-15 की जगह में 30 लाख की गाड़ी नहीं लूँगा, वो शो ऑफ में आ जाएगी। फिर इतनी गाड़ी में ले सकता हूँ कि हाँ भाई इसके पास है, या फिर अच्छी लाइफस्टाइल को मेंटेन करता है, तो वहाँ पर मुझे वो गाड़ी लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मेरा बिजनेस ही ऐसा है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे लेनी पड़ेगी वो। लेकिन मैं 30 लाख के नहीं लूँगा, 30 लाख शो ऑफ में आ जाएंगे। या तो भाई साहब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, इतना अच्छा पैसा हो आपके पास, खत्म ही नहीं हो रहा जी, है ना। आप जी अपने गाँव के, आप जी अपने मोहल्ले के, आप जी अपने शहर के अंबानी हो जी, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, फिर तो आपके लिए वीडियो है ही नहीं। ये वीडियो उनके लिए है जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो काम करते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, उनके लिए ये वीडियो है। अब मैं आपसे आगे बात करना चाहता हूँ, किनको गाड़ी नहीं लेनी चाहिए बता दिया। अब हम बात करते हैं आगे कि गाड़ी खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप गाड़ी खरीदते समय इन बातों का ध्यान नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं फिर आपको अच्छा खासा लॉस भी कवर करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि आपको इन बातों को जानना ही पड़ेगा। बात करते हैं जब आप गाड़ी लोगे, देखो ना क्या है, गाड़ी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। घर जमीन के बाद सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है कार। अगर आप इसमें कहीं पर फेल हो गए ना, कहीं पर आपने गाड़ी खरीदते समय गलत डिसीजन ले लिया, अब आपको लगता है जी मुझे गाड़ी तो चाहिए ही चाहिए, तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए गाड़ी को बाय करते समय। सबसे पहले गाड़ी की सेफ्टी होनी चाहिए कम से कम 4 to 5 स्टार। पॉसिबल हो तो आप 5 स्टार गाड़ी पर ही जाना, क्योंकि आज के समय में देखो इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो चुका है, इतने ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, भगवान ना करे कहीं पर ऐसी दिक्कत हो गई, अगर आपके पास अच्छी गाड़ी होगी तो सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं नहीं भैया, जिसका लिखा है वो तो होगा ही होगा, लेकिन कई बार ऐसा भी पाया गया है कि अच्छी गाड़ी यानी कि अच्छी 5 स्टार 4 स्टार गाड़ी होने के साथ गाड़ी के अंदर जो बैठे लोग थे वो सेफ थे, कहीं ना कहीं बिल्ड क्वालिटी का असर पड़ा और वो लोग सबके सब जीवित पाए गए, हल्की फुल्की इंजरी उनको हुई। तो 4 से 5 स्टार गाड़ी अगर आपको लेनी है तो आपको इस गाड़ी को लेना चाहिए, इतनी सेफ्टी रेटिंग इस गाड़ी की होनी चाहिए, तब जाके आपको गाड़ी बाय करनी चाहिए। 4 to 5 स्टार रेटिंग ये मुझे लगता है कि जो आपको लेनी ही चाहिए आज के समय के हिसाब से। बाल बच्चे होते हैं, घर वाले होते हैं, आपको ऐसी गाड़ी भी नहीं लेनी है जो केवल कागज की तरह मुड़ जाए। अब देखो 100-200 की स्पीड में कोई अगर कहीं ठोकेगा ना किसी गाड़ी को, तो अच्छी खासी गाड़ियाँ बैंड हो जाती है। लेकिन अगर आप अच्छी खासी स्पीड में हो, 50, 60, 70, 80 की स्पीड में हो, कहीं पर अगर कोई दिक्कत होती है तो कहीं ना कहीं आप कई बार सर्वाइव कर सकते हो अच्छे खासे तरीके से। तो आपको सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज़ मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए, जो मैं नहीं करूँगा। उसके बाद अब आप बोलोगे सर आपने बोला कि मेरे पास टीयू भी थी, नैनो थी, ऑल्टो थी, तो मैंने वो सेल भी तो कर दी जब मुझे सेफ्टी का कॉन्सेप्ट समझ में आया। जब मैंने थार ली तो थार में 4 स्टार रेटिंग थी, वो एसयूवी थी, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। गाड़ी का देखो माइलेज भी मैटर करता है। एक समय बाद क्या होता है ना, गाड़ी के अंदर जब आप लगातार पेट्रोल डाल रहे होते हो और गाड़ी पेट्रोल ज़्यादा पी रही होती है, डीजल ज़्यादा पी रही होती है,
तो कहीं ना दिल पे बात चुभती है। अब मैं अपनी बात करूँ तो थार थी मेरे पास, तो पेट्रोल में थी तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12 से 13 का एवरेज देती थी और सिटी के अंदर 11 का एवरेज देती थी। तो मुझे कई बार लगता था कि यार बहुत पेट्रोल पी रही है यार ये, जबकि दिक्कत नहीं थी मुझे, मैं आराम से उसको डाल सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। महीने में मेरी रनिंग उतनी ज़्यादा नहीं थी, 1000 किलोमीटर 800 किलोमीटर के आसपास थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, इतना तो अफोर्ड कर ही सकता हूँ, क्योंकि मेरे काम के हिसाब से मुझे लगा कि सही है। लेकिन कई बार लगता था कि यार थोड़ा सा माइलेज बढ़ना चाहिए गाड़ी का। तो एक समय बाद ना आपको गाड़ी का माइलेज भी मैटर करने लगेगा। तो इसलिए गाड़ी ऐसी लो जिसको आप इजीली चला सको, इजीली मेंटेन कर सको, इजीली उसमें सर्वाइव कर सको आप। अब देखो मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर आप अंबानी हो ना भाई साहब अपने एरिया के, तो आपको फिर माइलेज से फर्क नहीं पड़ता, फिर 5 का दे 10 का दे आप डाल लोगे गाड़ी में तेल, को दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। इतना पैसा हो भाई साहब, फिर तो राजा आदमी हो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। उसके बाद परफॉर्मेंस, गाड़ी ठीक चलनी चाहिए, गाड़ी आपके हिसाब से चलनी चाहिए, ना कि आप गाड़ी के हिसाब से चलो। आप गाड़ी में बैठे हो ना तो स्माइल आनी चाहिए पंजा दबाते ही कि वाह यार क्या गाड़ी ली है मैंने, मजा आ गया। ऐसा नहीं कि गाड़ी आपने ऐसी ले ली कि भाई साहब वो बिल्कुल आपको लग रहा क्या ले लिया मैंने यार, इससे अच्छा तो मैं भाई टेम्पो ले लेता। ऐसी गाड़ी भी आपको नहीं लेनी चाहिए जिसमें परफॉर्मेंस हो ही ना, परफॉर्मेंस भी मैटर करती है, तो उसको आपको देख कर ही गाड़ी को लेना चाहिए। उसके बाद सर्विस नेटवर्क उस गाड़ी का कैसा है। जब आप गाड़ी ले रहे हो ना तो कल के दिन सर्विस भी होगी, कल के दिन गाड़ी के पार्ट्स भी चेंज होंगे, तो क्या वो गाड़ी एग्जिस्ट करती है मार्केट के अंदर ज़्यादा लेवल पर, उसका सर्विस नेटवर्क कैसा है, उसका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है, लोगों से जानो, रिव्यू लो, शोरूम जाओ, पता करो, उसके बाद जाके गाड़ी को बाय करो। उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव वो गाड़ी होनी चाहिए। कम बजट के अंदर अगर आपको एक अच्छी गाड़ी मिल जाए तो उससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए गाड़ी, जिसमें सर्विस का भी खर्चा कम आए, गाड़ी के पेट्रोल का खर्चा भी कम आए और गाड़ी अच्छी भी चले। तो ये सारी चीज़ें आपको मेजर करनी चाहिए, लिस्ट बनाओ कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए गाड़ी के अंदर। उसके बाद इंश्योरेंस, गाड़ी का एक अच्छा इंश्योरेंस भी होना चाहिए फर्स्ट पार्टी का, है ना, जिसमें आपको कल के दिन कोई दिक्कत हो तो कम से कम वो इंश्योरेंस आपको बचा पाए। उसके बाद बार्गेनिंग, गाड़ी लेते समय ना थोड़ा सा बार्गेनिंग करो सामने वाले सेल्समैन से, जितना हो सके डिस्काउंट कम करवाओ। आप बोलोगे यार सब्जी बाजार में निकले हैं क्या हम, जो गाड़ी में डिस्काउंट करवाएंगे, बेइज्जती हो जाएगी यार भैया। अरे भाई साहब वो आपको नहीं जानता, आप उसको नहीं जानते। एक बार आपको अगर सब्जी मार्केट की तरह उससे बोली लगानी भी पड़े तो कर लेना चाहिए। 5, 10, 25, 30 हज़ार या 1 लाख रुपए तक भी अगर आपको बच गए तो भाई साहब बहुत बड़ी आपने अचीवमेंट कर ली है, क्योंकि उतना पेट्रोल डलवा लोगे, डीजल डलवा लोगे, तो आपको बार्गेनिंग जरूर करनी चाहिए गाड़ी खरीदते समय। तो नेगोशिएशन आपको जरूर करना चाहिए गाड़ी को बाय करते समय। भाई साहब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, जितना पैसा बच जाए उतना बढ़िया है ना, हम बाद में हम जी घूम लेंगे, ट्रैवल कर लेंगे। लेकिन अगर आपने बार्गेनिंग की नहीं, आप गए हाँ जी 12 लाख रुपए, ये पकड़ो जी 12 लाख रुपए, उसने कहा जी मजा आ गया, क्या भाई साहब कस्टमर मिल गया, आज तो बार्गेनिंग करनी चाहिए आपको। उसके बाद गाड़ी होनी चाहिए रिलायबल, कि जी गाड़ी कम से कम 5 साल 10 साल तो चले। अब ऐसा तो है नहीं कि जी गाड़ी को आप हर महीने में या फिर हर साल में चेंज करते रहोगे। मेरी तो मजबूरी हो गई थी क्योंकि मेरी फैमिली उसमें बैठ ही नहीं पा रही थी, तो तब मुझे चेंज करनी पड़ी, तब मैं चेंज करने के बारे में सोच रहा हूँ। लेकिन अगर वो 5 डोर होती तो उसको मैं कभी नहीं बेचता, क्योंकि बहुत ही शानदार गाड़ी है। क्योंकि रिलायबल गाड़ी होनी चाहिए जिसको आप इजीली 5-10 साल चला पाओ, गाड़ी का इंजन अच्छा होना चाहिए, गाड़ी रिलायबल होनी चाहिए, तो आप इजीली उसको चला भी पाओगे और एंजॉय भी कर पाओगे, अपने पूरे पैसे की मेहनत को निकाल पाओगे, निचोड़ लोगे गाड़ी को पूरा, जिसको कहते हैं कि निचोड़ लिया जी गाड़ी को इसने। उसके बाद जब भी आप गाड़ी खरीदने जाओ तो अपने इमोशन को ना शोरूम से बाहर रख के आओ। जब क्या होता है ना, हम गाड़ी लेने जाते हैं, हम उससे बार्गेनिंग क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम गाड़ी के अंदर जब बैठते हैं हमें लगता है भाई गाड़ी चाहिए, किसी भी हालत में गाड़ी चाहिए, इसके लिए मुझे पैसा कितना भी देना पड़े मैं दूंगा। उस समय अपने इमोशन को पीछे रख लो, बार्गेनिंग करो उससे, एक अच्छी डील पकड़ो, तब जाके आप अपने पैसे को अच्छा बचा पाओगे। कभी भी गाड़ी का टॉप मॉडल नहीं लेना चाहिए, सुनना बड़ा ध्यान से, गाड़ी का कभी भी टॉप मॉडल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब भी आप गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करने जाओगे, मैं भी गया बीच में, जब मैं गाड़ी सर्च कर रहा था, सब शोरूम के अंदर गया मैं कम से कम 8-10, तो सारे के सारे शोरूम वाले ने मुझे गाड़ी का टॉप मॉडल टेस्ट कराया, जिसके अंदर ये कैमरा, वो कैमरा, ये फीचर, वो फीचर। अरे भाई साहब मैंने कहा भैया ये तो क्या बात है। लेकिन जब मैंने पता किया उसकी एक्स शोरूम प्राइस कितनी है और टॉप मॉडल कितना है, तो 7 से 8 लाख रुपए का अंतर था। तो 7 से 8 लाख रुपए किस बात के ले रहे थे, फीचर्स के। गाड़ी का इंजन वही, बॉडी वही, सेम साइज, सब कुछ सेम, लेकिन 8 से 10 लाख रुपए का अंतर था, 8 से 10 लाख रुपए का अंतर। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी का सेकंड टॉप लेना चाहिए, जिसमें आपके बहुत ज़्यादा पैसे बच जाएंगे आपके। उस पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आप घूमने फिरने में आपको उसको आप इंजॉय कर सकते हो, तो आपका पैसा बच जाएगा बहुत ज़्यादा। तो अपने इमोशन को बाहर रखना कि जी टॉप मॉडल नहीं, सेकंड टॉप तक आप जा सकते हो। ये मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि उससे आपका पैसा काफ़ी बच जाएगा। देखो एक समय बाद ना जब गाड़ी के सेंसर वगैरह खराब होते हैं ना टॉप मॉडल के, तो बहुत दिक्कत आती है। तो इसलिए आपको सेकंड टॉप पे जाना चाहिए, जिसमें कम फीचर होंगे, जितने आपके ज़रूरत के फीचर होंगे उतने आपको ले लेने चाहिए। तो इमोशंस को बाहर रखना, टॉप मॉडल नहीं सेकंड टॉप मॉडल लेना, सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी, बहुत पैसा आपका बच जाएगा। उसके बाद
अब हम बात करते हैं, आपको नई गाड़ी लेनी चाहिए या फिर पुरानी गाड़ी लेनी चाहिए। ये भी लोगों का बहुत बड़ा सवाल होता है, जी नई गाड़ी लें पुरानी गाड़ी लें। नई गाड़ी लेंगे तो एक बार में पैसा देना पड़ेगा, पुरानी गाड़ी लेंगे तो पैसा बहुत बच जाएगा जी। लेकिन ये किसी को नहीं पता कि गाड़ी लेनी कौन सी चाहिए, पुरानी की नहीं। बात करते हैं, अगर आप नई गाड़ी लेते हो तो क्या क्या उसके बेनिफिट हैं। भाई साहब, पीस ऑफ माइंड। आपने गाड़ी ले ली, आपने कहा जी इसमें तो वारंटी भी है 5 साल की, 4 साल की, 3 साल की। कभी भी कोई दिक्कत आ गई, एक फ़ोन लगाओगे, शोरूम वाले भाई साहब आपकी गाड़ी को ठीक करके देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है जी। पीस ऑफ माइंड। नई गाड़ी है भाई साहब, और नई गाड़ी की खुशबू अलग होती है, नई गाड़ी का फील ही अलग होता है, क्योंकि वो आपके हाथ में चल रही होती है गाड़ी। तो आपको कोई डर नहीं होता, आपको लगता है कि भाई साहब मेरी गाड़ी मैं ही चला रहा हूँ, अभी कोई दिक्कत आ गई जी शोरूम वाले खड़े हैं पीछे से, वो ठीक करके देंगे जी गाड़ी को। उसके बाद अब डिसएडवांटेज क्या है नई गाड़ी के जी, आपका जो पैसा है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा, एक ही बार में बहुत पैसा लग जाएगा। आपको गाड़ी हो सकता है वही गाड़ी सेकंड हैंड 5 लाख की मिल रही हो, और वही गाड़ी हो सकता है नई 10 लाख रुपए की हो, तो 5 लाख का अंतर आ गया। लेकिन उस 5 लाख के अंतर के अंदर आपको पीस ऑफ माइंड, आपको वारंटी वगैरह मिलेगी जो आपको पुरानी गाड़ी में नहीं मिल सकती है। ठीक है, अगर कोई अच्छी गाड़ी है पुरानी तो उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है नई गाड़ी लेने की, कि आपका पैसा एक बार में बहुत लग जाएगा और आपको लंबी ईएमआई पे करनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा इस पीस ऑफ माइंड के लिए। क्योंकि आपको हो सकता है 5 साल के ईएमआई करवाओ, तो यानी कि आपको आने वाले 5 सालों तक हर महीने 10,000 20,000 रुपये जो भी आपने ईएमआई यहाँ पर बनाई है अपनी, वो आपको पे करनी पड़ेगी। लेकिन आपको पीस ऑफ माइंड रहेगा कि जी मेरे पास नई गाड़ी है। अब बात करते हैं जी पुरानी गाड़ी अगर लेते हो तो क्या फ़ायदे हैं उसमें। पुरानी गाड़ी अगर आप लेते हो तो आपका बहुत सारा पैसा बच जाएगा। इसमें सबसे पहला बेनिफिट यही होता है, अगर कोई गाड़ी, मान लो आज कोई गाड़ी 12 लाख रुपए की है, आपने वही गाड़ी 3-4 साल चली हुई, कुछ 30-40 हज़ार किलोमीटर चली हुई गाड़ी आपने ले लीजिए 7 लाख रुपए की, तो 7-5 12 लाख रुपए, यानी कि आपके 5 लाख रुपए बच गए। अब उस 5 लाख के अंदर आप कितना कुछ घूम लोगे। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है ये भी सुन लो। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वह है आपका खर्चा बढ़ सकता है अगर आपने गलत गाड़ी पकड़ ली तो। क्योंकि जब गाड़ी चलती है ना भाई साहब, एक समय बाद गाड़ी के सस्पेंशन, गाड़ी की बेल्ट, गाड़ी के पार्ट्स, गाड़ी के टायर, गाड़ी की बॉडी, बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे तकलीफ आने लग जाती है जो आपको एक समय बाद खर्चा देगी। मैं बताऊं तो मेरे पास टाटा की जब नैनो थी मेरे पास, आज भी रखी हुई है, मैंने ऐसे उसको कभी कभार यूज़ करता हूँ। तो मेरे पास नैनो थी, तो वो नैनो 80,000 किलोमीटर चल चुकी है। लेकिन उसके अंदर बीच में क्या समस्या आई, बीच में उसका जो फ्यूल पंप था, जो फ्यूल को इंजन तक पहुंचाने का काम करता है, वो खराब हो गया और गाड़ी मेरी 4 बार रास्ते में बंद हो गई, चलते हुए आसपास ही बंद हो गई। तो मेरे को 4 बार 4 लोगों ने अलग अलग तरीके से लूटा। उसको खोला, फिट कर दिया, लाओ जी 1600 रुपये हो गए, किसी ने 2100 रुपये लिए, किसी ने 2500 रुपये लिए, किसी ने 4500 रुपये लिए। और उसके मैंने सस्पेंशन वगैरह ठीक करवाए, सर्विस वगैरह करवाई, बैटरी वगैरह चेंज की, तो कम से कम 40-50 हज़ार रुपये उसमें लगा चुका हूँ उस गाड़ी के अंदर। और मैंने ली कितनी की थी वो जी, 50,000 रुपये की। आप बोलोगे 50,000 रुपये की, क्योंकि उस वक्त मुझे सीखनी थी गाड़ी। तो आपसे क्या कहना चाहता हूँ, पुरानी गाड़ी लेते हो ना तो आपका पीस ऑफ माइंड रहेगा ही नहीं, खर्चे पे खर्चा आपका बढ़ता रहेगा। जबकि मैं गाड़ी जब लेके आया था, गाड़ी बहुत शानदार चली नैनो, उसको मैंने कम से कम 5-10 हज़ार किलोमीटर चलाया, लेकिन 40-50 हज़ार रुपये लगा भी दिए। आज भी ठीक नहीं है वो, आज भी मैं ढूंढ रहा मैकेनिक कि कोई को ठीक कर दे, ठीक नहीं कर पा रहा कोई, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो गया। टाइम कितना ख़राब हुआ, कई बार गाड़ी ऐसी जगह बंद हो गई जहाँ पर कोई था ही नहीं, बड़ी मुश्किल से धक्का मार के खींच के ले गया गाड़ी को। अब आप बोलोगे जी बेचते क्यों नहीं हो। अब मैं सोच रहा हूँ यार, इतना पैसा मैंने लगा दिया है उसमें, लाख रुपये के आसपास गाड़ी पड़ गई मुझे, तो 5-10 हज़ार रुपये और लगेंगे तो मेरी हो जाएगी गाड़ी, कभी कभार यूज़ कर लेंगे। लेकिन भाई साहब वो गाड़ी आज भी ठीक नहीं हो पा रही, क्यों? क्योंकि उसके पार्ट्स नहीं मिलते, बहुत एक्सपेंसिव हैं। तो पुरानी गाड़ी में आपको एक समय बाद एक्सपेंसिव चीज़ों को चेंज भी कराना होता है, गाड़ी के पार्ट्स बहुत जल्दी ख़राब होते हैं भाई साहब जब गाड़ी पुराने होने लग जाती है। कभी ये एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास यामाहा की क्रस्क नाम की गाड़ी थी 2004 मॉडल की। जैसे ही मैं डीलर से 12,000 रुपये देकर उस गाड़ी को लेके आया, अगले ही दिन से उस गाड़ी ने खर्चा मांगना शुरू कर दिया। कभी कार्बोरेटर खराब, कभी उसका हेड का काम करवाओ, कभी गाड़ी के इंजन का काम करवाओ, कभी गाड़ी के बैटरी में दिक्कत आ गई, कभी उसकी लाइट नहीं जल रही है, कभी उसका हॉर्न काम नहीं कर रहा है। तो ऐसी बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। फिर मैंने पल्सर की 220 गाड़ी ली जब मैंने काम करना स्टार्ट किया इनिशियल स्टेज में 2021 के अंदर। उस समय मैंने पल्सर की 220 बाइक ली, भाई साहब उसका कभी डिस्क खराब हो जाए, कभी उसका कार्बोरेटर खराब हो जाए, क्योंकि पुरानी गाड़ियों में एक समय बाद खर्चा आता ही है। लेकिन नई गाड़ी लूँगा तो पीस ऑफ माइंड रहेगा कि भाई साहब 5 साल तो गाड़ी चलेगी, भले ही पैसा लग गया लेकिन कभी गाड़ी धोखा नहीं देगी। हो सकता है नई गाड़ी भी धोखा दे दे, लेकिन आपके पास बैकअप रहेगा कि भाई साहब कंपनी वाले झेलेंगे वारंटी में। उसके बाद आपके मन में हमेशा डर रहेगा कि यार पुरानी गाड़ी है, पुरानी गाड़ी है, पुरानी गाड़ी है, कभी भी कोई चीज़ खराब हो गई आपको लगेगा यार पुरानी गाड़ी थी इससे खराब हो गई। तो आपका माइंड ना पीस ऑफ माइंड रहेगा ही नहीं, हिल जाओगे पूरी जगह से आप। अगर आपने गलत गाड़ी ले ली तो, और गाड़ी भी अगर पुरानी ले रहे हो तो ऐसी लेना
जिसका सर्विस नेटवर्क अच्छा हो, जिसके पार्ट्स इजीली मिल जाएं। सस्ते के चक्कर में महंगी गाड़ी मत ले लेना। आज आप देखो BMW, ऑडी, मर्सिडीज, दिल्ली के अंदर आप जाओ 12-12 लाख, 8-8 लाख, 10-10 लाख के अंदर आपको मिल रही है। लेकिन वो गाड़ी ना भाई साहब, जब वो खर्चा मांगती है ना तो धुआं निकल जाता है आदमी का चारों ओर से। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, महंगी गाड़ी को सस्ता समझ कर ले मत लेना। उसकी मेंटेनेंस इतनी हाई होगी कि आपकी जेब पूरी ढीली हो जाएगी। उसके बाद आपके लगातार खर्चे होंगे, कभी टायर बदलो, कभी उसके क्लच बदलो, कभी उसकी वायरिंग बदलो, कभी उसकी लाइट बदलो, कभी उसका स्टीयरिंग बदलो, कभी ये बदलो, कभी वो बदलो। फिर आप बोलोगे एक टाइम बाद भाई गाड़ी को ही बदलो। तो कई बार जब मुझे मेरी टाटा नैनो ने धोखा दिया, धोखेबाज जब वो हुई, तो मैंने कहा जी अब गाड़ी ही बदलो। गाड़ी को रख दिया जी, अब वो गाड़ी रहेगी जी खड़ी, कोई मिल गया अगर कोई मेरे को मैकेनिक तो ठीक कर देगा, वो नहीं तो ठीक भी नहीं होती किसी से, बड़ी मुश्किल से ठीक हो पाती है क्योंकि सामान नहीं मिलता उसका, मिलता भी है तो कोई फिट नहीं कर पाता, फिट करता भी है तो कई बार चलता नहीं है उसमें। तो समझो ना इस चीज़ को आप। तो लगातार खर्चे होते हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि आपको नई गाड़ी पुरानी गाड़ी में अंतर समझना होगा कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है। अब हम बात करते हैं आगे। जो पैसा आपका बच जाएगा, मान लो आपने कोई गाड़ी आप लेना चाहते थे, आपने देखा कि यार मेरी ज़रूरत है 12 लाख रुपए की, तो मैं 25 लाख की 20 लाख की गाड़ी क्यों खरीदूँ भौकाल के लिए। मेरी ज़रूरत कितनी है जी, 12 लाख की गाड़ी, मेरी सारी ज़रूरत पूरी हो जाएंगी, परफॉर्मेंस, सेफ्टी, ये वो सब कुछ मिल जाएगा मुझे। तो आपने कहा जी मेरे 7 से 8 लाख रुपये बच गए, 10 लाख रुपये बच गए। तो उस पैसों को आपको कहाँ लगाना चाहिए? आप उस पैसों को सीखने में लगाओ। कोई कोर्स ले लो, कोई क्लास ले लो, कोई स्किल सीख लो, कोई नॉलेज सीख लो, जिससे आप पैसा ज़्यादा कमाओगे। तो उस पैसे को जब ज़्यादा आप कमाओगे तो आपको गाड़ी चुभेगी नहीं, बल्कि वही पैसा आपके लिए काम करेगा। तो मैं देखो, फाइनेंशियल नॉलेज इसलिए ज़रूरी होती है कि आपकी ज़रूरत कितने की है। ज़रूरत अगर 12 लाख की गाड़ी की है, ज़रूरत अगर 8 लाख की गाड़ी की है, तो उतना ही खर्चा करो। बाकी पैसों को अपने सीखने में, लर्निंग में, कोर्सेज में, क्लास में, नॉलेज में लगाओ, जिससे आप पैसा ज़्यादा कमाओगे। यहाँ पर की गई इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। उसके बाद आप उस पैसे को एसेट बनाने में भी खर्च कर सकते हो। लायबिलिटी तो आपकी कार है ही है, लेकिन अगर आप एसेट बना दोगे ना उस पैसे का, जैसे आपने कोई ज़मीन खरीद ली, मान लो आपके जी 10 लाख बच गए किसी गाड़ी में, आपने कहा जी मैं 22 लाख की गाड़ी लूँगा, आप जी 10 लाख की गाड़ी लेके आ गए, आपके जी कितने बच गए, 12 लाख रुपए बच गए। तो 12 लाख का आपने एक प्लॉट ले लिया, तो वो इन्वेस्टमेंट है आपकी। हो सकता है वो 12 लाख की गाड़ी, 10 लाख की गाड़ी एक समय बाद 5 लाख 6 लाख की हो जाए, लेकिन ये प्लॉट, ये जो ज़मीन है अच्छी जगह में होगी तो हो सकता है 12 लाख की ज़मीन 15 की हो जाए, 20 की हो जाए, क्योंकि समय के साथ साथ रेट बढ़ते हैं। आपने कहा जी ये मेरी गाड़ी ही समझ लो, ये मेरी गाड़ी है जी, आपने ज़मीन लेके छोड़ दी, बाउंड्री करवाई, छोड़ दिया आपने कहा जी बस बढ़िया पैसे बच गए, ज़मीन आपने ले ली। आपने SIP कर ली, आपने कहा जी SIP कर लेता हूँ लगातार, या फिर आपने कहा जी मैं स्टॉक खरीद लेता हूँ। लेकिन ध्यान देना, SIP, स्टॉक, ये थोड़ा सा आपको समझने पड़ेंगे, तब जाके इसमें आप इन्वेस्ट करना, नहीं तो स्टॉक मार्केट जीरो कब कर देगा पता नहीं लगेगा आपको। मेरे भी कुछ पैसे लगे और जीरो हो गए मेरे। तो आपको SIP और स्टॉक को लेने से पहले आपको थोड़ा सा इसको समझना चाहिए। लैंड और FD ये बिल्कुल जाने माने फेमस जो है इन्वेस्टमेंट के बहुत अच्छे तरीके हैं। तो इसमें आप पैसा लगा दोगे तो अच्छा खासा आपको रिटर्न मिलने लग जाएगा, और अगर SIP और स्टॉक में आप लगाओगे तो आपको ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। और भी कई जगह होती हैं जहाँ पर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, तो जहाँ से आपके पास पैसा आएगा उसी पैसे से आप यूज़ करके गाड़ी की किस्तें भर सकते हो, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा मेंटेन कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो सर देखो गाड़ी के लिए पैसा बनाया जी 10 लाख रुपये, अब जी मैं ऐसा करूँगा, मैं लूँगा जी 7-8 लाख रुपए की गाड़ी जिसमें मुझे सब कुछ मिल जाएगा। तो आपने कहा जी 7-8 लाख की गाड़ी लूँगा, जो 2.5-3 लाख रुपए बच जाएंगे। अब जी मैं घूमूंगा, तो उसको जी आप ट्रैवल में लगाओ, क्योंकि ट्रैवल में जाओगे ना, नई जगह पर जाओगे, नए पहाड़ों पर जाओगे, तो आपकी मेमोरीज बनेंगी, आपको एक्सपीरियंस आएगा, आप अपने आप को खुश करोगे, आप इंजॉय करोगे उस गाड़ी को। तो तीनों तरीके हैं इन्वेस्टमेंट के जिसको आप कर सकते हो। लेकिन अगर ज़्यादा पैसा है तो ज़्यादा पैसा ट्रैवल में मत लगाओ, थोड़ा पैसा आप अपने एसेट को बिल्ड करने में भी लगाओ, अपने नॉलेज को बढ़ाने में भी लगाओ। तो ये सारे पॉइंट, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, फाइनेंशियल तरीके से भी आपको मैंने प्रैक्टिकली भी समझाया, आपको मैंने वैसे भी समझाया। अब आपको गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर लेनी चाहिए तो आप क्यों गाड़ी ले रहे हैं, अगर नहीं ले रहे हैं तो क्यों नहीं ले रहे हैं, इस बात को मुझे आप बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इनको उन लोगों को शेयर कर दो जो नई गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं। ऐसा ना हो वो ज़्यादा पैसे लगा दें या फिर ज़्यादा पैसा उनका वेस्ट हो जाए, या फिर उनको जरूरत है ही नहीं गाड़ी की। उन दोस्तों को अपने शेयर करो। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक आप हंसते रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।